बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 34 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 35 मुलायजा फरमाएं। गोली बिजली विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई समीना के पीछे वाली खिड़की से निकल गई। समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो एकदम नीचे झुक गई थी। शारिक ने एकदम एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। समीना अब भी झुकी बैठी थी। एक और फायर हुआ, लेकिन गाड़ी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। अगले मोड़ पर रफ्तार कम किए बगैर गाड़ी घुमा दी। ये एक तंग सी गली थी जिसमें लातादाद वर्कशॉप थे और जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी हुई थी। शारिक की कार गली में एक कार के ढांचे से टकराते टकराते बची। शारिक कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ सड़क पर आ गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि वो बाईं तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता और दूसरा रास्ता ये था कि दाईं तरफ शाही किला और इकबाल पार्क के दरमियान वाली सड़क पर से होता हुआ दाता दरबार और बाटी की तरफ निकल जाता। उन दोनों के लिए ऐसे नहीं थे कि पूरे शहर का सफ़र आराम से कर सकते। दोनों के नाक और होंठ जख्मी थे, कपड़े खून आलूद थे। समीना की और शारिक की कमीज भी फटी हुई थी। उलझे हुए बाल और चेहरों पर चोटों के निशान थे। रास्ते में कहीं पुलिस वाले चेक करने के लिए रोक लेते तो किसी किस्म की गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए शारिक ने लंबा रास्ता इख्तियार करने की बजाय करीबी मंजिल पर पहुंचने का फैसला करते हुए गाड़ी को बाईं तरफ घुमा दिया। इस वक्त गालबन 3:30 बजे थे। एक मोरिया पुल के ऊपर कोई मालगाड़ी गुजर रही थी। पुल के नीचे दीवार के साथ दो पुलिस वाले खड़े सिगरेट के कश लगा रहे थे। उन्होंने कार की तरफ देखा तो था, मगर तवज्जो नहीं दी थी। यहाँ से तीन इतराफ में सड़कें निकलती थी। एक सड़क पुल के नीचे बिसरी शाह की तरफ, दूसरी दाईं सिम दिल्ली के दरवाजे की तरफ और एक सड़क रेलवे लाइन के साथ साथ सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। रेलवे लाइन सड़क से तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। दो मोरिया पुल के करीब से होते हुए शारिक गाड़ी को सीधा लेता चला गया। रेलवे स्टेशन वहां से तकरीबन 3 फरलांग आगे था, लेकिन एक फरलांग आगे जाने के बाद शारिक ने गाड़ी दाईं तरफ एक तंग सी गली में मोड़ ली। यह नौलखा का इलाका था और नौलखा थाने के ऐन अकब में वाक़ था। यहाँ गलियों में पुराने और रिकंडीशन टायरों की बहुत बड़ी मार्केट थी। जगह जगह टायरों के अंबार लगे हुए थे। रबर की बू फिजा में फैली हुई थी। पूरे इलाके में सन्नाटा था। मार्केट का चौकीदार भी कहीं दुबक कर बैठा हुआ था। शारिक ने गाड़ी एक और तंग सी गली में मोड़कर एक 3 मंजिला मकान के सामने रोक ली। उस इलाके के सारे ही मकान बहुत पुराने थे और बाज़ तो ऐसे थे जिनके किसी भी वक्त ढेर हो जाने का खदशा था, लेकिन इन मकानों में भी रिहाइश मौजूद थी। शारिक ने जिस मकान के सामने कार रोकी थी वो भी कुछ ऐसा ही था। नीचे दुकानें थी जो बंद थी, ऊपर की मंजिल पर भी टायरों की दुकानें थी और जाहिर इस वक्त सारी दुकानें बंद थी। नीचे वाली दुकानों के बीच में एक छोटा लकड़ी का दरवाज़ा था जिसका एक पट थोड़ा सा खुला हुआ था। शारिक ने कार के शीशे चढ़ा दिए, अग्निशन से चाबी निकालकर जेब में डाल ली, नीचे उतरकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। दूसरी तरफ से आकर उसने समीना को सहारा देकर नीचे उतारा और कार का दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो समीना को सहारा देकर चलाता हुआ मकान के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे के अंदर जीना तंग सा था और रोशनी भी नहीं थी। शारिक समीना को सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां भी टूटी हुई थी। तारीकी में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो टटोल टटोल कर कदम रखते हुए बहुत आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजे के सामने वो रुक गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए समीना हाँप गई थी। वो दीवार से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। शारिक ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो दूसरी मरतबा उसने ज़रा ज़ोर से दस्तक दी। उसके 1 मिनट बाद अंदर से ख्वाबीदा सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ शारिक, दरवाज़ा खोलो, शारिक ने कहा। वो आवाज़ खासी भारी थी। आवाज़ से समीना ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो उसे देखकर वो चौंक गई। वो कोई मर्द नहीं, अधेड़ उम्र औरत थी। सामने कुशादा सेन था। आखिर में 3 कमरे थे। एक दीवार पर बल्ब रोशन था। बाईं तरफ एक कमरे के बराबर कबूतरों का बहुत ऊंचा पिंजरा था। उसके दाएं बाएं कबूतरों के लिए 2 ऊंची छतरियां लगी हुई थी। पिंजरे में लातादाद कबूतर भरे हुए थे। शारिक समीना को लेकर अंदर आ गया। वो औरत समीना को देखकर चौंके बगैर ना रह सकी थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उलझी हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगी। बोला, घर पर नहीं है क्या? शारिक ने आगे बढ़ते हुए पूछा। सियालकोट गया हुआ है, आज आना था मगर आया नहीं, शायद सुबह सवेरे आ जाए, उस औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ पहाड़ी कव्वे जैसी भारी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलो, इसके पैर में मोच आ गई है, इसे आराम की ज़रूरत है। उस औरत ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती भी जला दी। शारिक समीना को लेकर कमरे में आ गया। कमरे में एक चारपाई थी जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। एक छोटी सी मेज थी, 2 कुर्सियां और खूंटी पर कुछ जनाना कपड़े टंगे हुए थे, लेकिन समीना के ख्याल में ये कपड़े उस औरत के नहीं हो सकते थे।
बेड पर कुछ कापियां और किताबें भी पड़ी हुई थी जो समीना के उस ख्याल की तस्दीक कर रही थी। शारिक ने समीना को चारपाई पर बिठा दिया। कौन है ये, क्या हुआ इसे? उस औरत ने समीना की तरफ देखते हुए पूछा। ये समीना है, इसके पैर में मोच आ गई है। ओह, ये है समीना? वो औरत बोली। मोच का इलाज तो बहुत आसान है, अपना पैर दिखाओ मुझे। समीना उस वक्त पैंट शर्ट पहने हुए थी। उसने पांचा ऊपर उठा दिया, उसका टखना सूज गया था। उस औरत ने उसके पैर को टटोल कर देखा तो समीना के मुंह से करासी निकल गई। इस पैर में पहले भी मोच आई थी? उस औरत ने पूछा। हाँ, समीना ने जवाब दिया। उसे फैसलाबाद का वाकया याद आ गया जब कब्रिस्तान में 9 लखा के अड्डे पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा था और वहां से भागते हुए उसके उसी पैर में मोच आ गई थी। मैं मालिश कर देती हूँ, 3-4 दिन में तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो औरत कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। 15-20 मिनट बाद वो पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज वाली औरत एक कटोरे में सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर गर्म करके ले आई। उसने एक हाथ से समीना का पैर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मालिश करने लगी। उसने पैर को 1-2 ऐसे झटके दिए कि समीना की चीखें निकल गई। मालिश करने के बाद उसने पैर पर कपड़ा लपेट दिया। बस अब आराम से लेट जाओ, पैर को हिलाना मत, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। वो औरत तेल वाला कटोरा उठाकर बाहर चली गई। ये औरत कौन है और ये घर किसका है? समीना ने शारिक से पूछा। बोले कि माँ है, रेशमा नाम है इसका। मुझे तो ये कोई जल्लाद लगती है। समीना ने उसकी बात काट दी। कैसी बेदर्दी से मेरे पैर को झटके दिए थे। आवाज तो इसकी पहाड़ी कव्वे जैसी है और नाम रेशमा। ये बहुत अच्छी औरत है। शारिक ने उसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर कहा। 2-3 दिन यहाँ रहोगी तो तुम इसकी गर्विदा हो जाओगी। इसकी एक बेटी भी है, हमेरा, मैट्रिक में पढ़ती है, बहुत अच्छी है, मिलोगी तो खुश हो जाओगी। कहाँ है वो? बोले के साथ ही सियालकोट गई है, सुबह आ जाएगी तो मिल लेना। ये कौन लोग हैं और तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है? समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोले का बाप मेरे गिरोह में था, चंद हफ्ते पहले पुलिस के हाथों मारा गया। ये मकान उनका अपना है, नीचे की 2 मंजिलें किराए पर दे रखी हैं। बोला इंटर पास है, कोई नौकरी नहीं मिली तो यहीं टायर मार्केट में एक दुकान पर काम करने लगा। उसे कारोबार की कुछ समझ बूझ आ गई है और मेरे मशवरे पर अब अपनी दुकान खोल रहा है। अपनी बिल्डिंग के एक दुकानदार को दुकान खाली करने का नोटिस दे रखा है। 10-12 दिन तक वो दुकान खाली हो जाएगी तो बोला अपना काम शुरू कर देगा। उसे कबूतरों का शौक है। बाहर पिंजरा देखा है ना तुमने, ये कबूतर उसी ने पाल रखे हैं। कबूतरों के साथ पतंगबाजी का भी शौक है। सुबह आएगा तो देखना कितनी पतंगे और डोरें जमा कर रखी हैं उसने। मालूम होता है तुम लोग किसी से लड़कर आए हो। क्या हालत हो रही है तुम दोनों की। तुम इनमें से कोई कपड़े पहन लो। उसने समीना को मुखातिब करते हुए खूंटी पर टंगे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। और शारिक बेटा, तुम भी बोले के कमरे में जाकर कपड़े बदल लो। मगर तुम लोगों की यह हालत हुई कैसे? कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गए थे, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। शारिक और रेशमा कमरे से निकल गए। समीना ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और खूंटी से एक जोड़ा उतार कर अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसके जिस्म में कई जगहों से टेसें उठ रही थी। उस वक्त की लगी हुई चोटें अब अपना रंग दिखा रही थी। समीना दांत बेंचे ही लेट गई और बिलाकर नींद की आगोश में पहुंच गई। याकूब ऊपर चला गया। जिला और उसका साथी रहमत उसी कमरे में दरी पर बैठे रहे। उसके सामने गिलास और शराब की 2 बोतलें रखी हुई थी। पानी का जग भी था। एक बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी और दूसरी में कुछ शराब बाकी थी। याकूब उस मंदिर में हीरोइन के अलावा चरस और देसी शराब भी फरोख्त करता था। उसके गाहकों में ज्यादा तादाद मोटर मैकेनिकों, ठेले वालों और इसी किस्म के लोगों की थी। बेशतर नौजवान भी आते थे मगर उनकी आमदोरफ्त ज्यादातर शाम से पहले पहले ही रहती थी। नौजवान हीरोइन के शौकीन थे। शाम 7 से रात 10 साढ़े 10 बजे तक मोटर मैकेनिक किस्म के लोग आते थे और उन लोगों की ज्यादा दिलचस्पी शराब से थी। माजे गुजर ने आज शाम से पहले ही शारिक के डेरे पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया था। डेरे को आग लगाना भी उसके मंसूबे में शामिल था। उसने अपने आदमियों को हदायत की थी कि अगर शारिक हाथ लग जाए तो उसे पकड़कर याकूब के उस डेरे पर ले आए। माजे ने 12 बजे तक यहाँ इंतजार किया था, फिर अपने घर चला गया। उसने याकूब को हदायत कर दी थी कि अगर कोई बहुत ही अहम इतला मिले तो उसे फौरन नहर वाली कोठी पर इतला कर दी जाए। जिला याकूब का आदमी था और रहमत माजे गुज्जर का। शारिक के डेरे को आग लगाने के बाद उनके दूसरे साथी तो तितर बितर हो गए और जिला और रहमत वहीं टहलते रहे। जिले का ख्याल था कि डेरे को आग लगने की इतला पाकर शारिक वहां जरूर आएगा और वो लोग उसे गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि शारिक समीना के साथ महज इत्तफाक से उस तरफ आ निकला था और बड़ी आसानी से वो दोनों उनके हाथ भी लग गए थे। वो लोग उन्हें मंदिर में ले आए। रहमत का ख्याल था कि माजे गुज्जर को उनके बारे में फौरन ही इतला दे दी जाए, लेकिन समीना को देखकर याकूब की राल टपक पड़ी। याकूब का शायद ये ख्याल था कि समीना उसके लिए तर नवाला साबित होगी, लेकिन उन दोनों ने मार मार कर याकूब का हुलिया ही बिगाड़ दिया था।
और अगर जीला और रहमत मुदाखलत ना करते तो शायद वो दोनों से ख़त्म ही कर देते। शारिक और समीना को काबू करने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। रहमत ने इस वक्त भी मशवरा दिया था कि माजे गुजर को इतला दे दी जाए, मगर याकूब ने सख्ती से मना कर दिया। अब वो समीना से अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था। वो तीनों उस कमरे में आ गए। याकूब ने अपनी जख्मी उंगली शराब में तर करके उस पर पट्टी बांध ली और वो तीनों बैठकर शराब पीने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद याकूब उठ गया। उसने उन दोनों से वादा किया था कि वो उन्हें भी समीना से अपनी तौहीन का बदला लेने का मौका देगा। याकूब के जाने के बाद वो दोनों बैठे शराब पीते और कह के लगाते रहे। 10-15 मिनट बाद ही उन्होंने एक हल्की सी नुस्वानी चीख सुनी। रहमत का ख्याल था कि चीख की आवाज़ अकबी गली से आई थी। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका भी था, लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया था। वो दोबारा जीले के पास आकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट और गुजर गए। फिर एक कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे वो कार पिछली गली में रुकी हो। रहमत एक बार फिर उठकर खिड़की से झांकने लगा। खिड़की में आईनी सलाखें लगी हुई थी। वो गर्दन बाहर निकाल तो नहीं सकता था, लेकिन खिड़की से कदरे बाएं तरफ गली में एक कार को देखकर वो चौंके बगैर ना रह सका। कार के हेडलैम्प्स रोशन थे, लेकिन उसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर दफअतन वो चौंक गया। बाईं तरफ से एक आदमी किसी औरत को सहारा देकर कार की तरफ ला रहा था। वो औरत लंगड़ा रही थी। वो अगरचे बराह रास्त कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। और दूसरे ही लम्हे वो उछल पड़ा। उसने शारिक और समीना को पहचान लिया था। वो मुड़कर जीले की तरफ देखते हुए चीखा, ओए जीले उठोए, वो देख, वो दोनों भाग रहे हैं। भागने दे यार, जीले ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। कहाँ तक भागेंगे, थक कर खुद ही गिर जाएंगे। ओए मैं समीना और शारिक की बात कर रहा हूँ। रहमत ने करीब आकर जीले को झुंझोड़ दिया। वो दोनों कार में भाग रहे हैं। समीना और शारिक? जीला बुड़बुड़ाया, फिर एकदम जैसे होश में आ गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कहाँ हैं वो दोनों, कहाँ भाग रहे हैं? पिछली गली में कार पर बैठ रहे हैं, रहमत ने जवाब दिया। जीला खिड़की की तरफ लपका। वो शायद खिड़की से छलांग लगाना चाहता था, मगर सलाखों से सर टकरा गया। उस टक्कर के साथ ही उसका सारा नशा हिरन हो गया। रहमत भी अच्छी तरह समझता था कि अगर वो मंदिर से निकलकर पिछली गली में जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत देर हो जाएगी। शारिक और समीना निकल जाएंगे। उन्हें रोकने की एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। उसने लपक कर राइफल उठा ली और खिड़की की सलाखों से नाल बाहर निकालकर गोली चला दी। गोली कार की पिछली विंड स्क्रीन पर लगी, लेकिन शायद उन दोनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने दूसरा फायर किया, लेकिन इसी दौरान कार आगे निकल चुकी थी। खिड़की में सलाखों की वजह से वो राइफल की दाल को ज्यादा घुमा नहीं सकता था। वो निकल गए, भागो उनके पीछे, रहमत चीखा। वो दोनों दौड़ते हुए कमरे से निकले। उनका रुख मंदिर से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ था। मंदिर के मरकजी हाल में बल्ब रोशन था। वो दरवाजे के करीब रुक गए। दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा हुआ था। दरवाजा तो बंद है, जीला बुड़बुड़ाया। वो लोग बाहर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें कार वालों को पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? ओए मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वही दोनों थे, मेरे साथ आओ, रहमत ने कहा। और वो दोनों उस कमरे में आ गए जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते चले गए। बालकोनी में भी रुके बगैर वो उस कमरे की तरफ दौड़े जहां शारिक और समीना को बांध कर डाला गया था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दौड़ते हुए अंदर घुस गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सामने फर्श पर याकूब आड़ा तिरछा बेइसो हरकत पड़ा था और समीना और शारिक गायब थे। जीला बड़ी तेजी से आगे बढ़कर याकूब पर झुक गया। पहले उसे हिलाया झुलाया, फिर उसकी नाक के सामने हाथ रख दिया। सांस की आमदोरफ्त जारी थी, जिसका मतलब था कि वो जिंदा था। ये देखो, वो लोग इस खिड़की के रास्ते फरार हुए हैं। जीला रहमत की आवाज सुनकर उसके करीब आ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। खिड़की की चौखट से बंधी हुई रस्सी ने उन पर वादे कर दिया कि वो दोनों इस खिड़की के रास्ते किस तरह फरार हुए थे। रहमत ने रस्सी ऊपर खींच ली। इसका मतलब है कि याकूब के ऊपर आने से पहले वो लोग अपने हाथ पैर खोल चुके थे। जीला क्या जराई करते हुए बोला। याकूब जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने इस पर हमला कर दिया और इसे बेबस करने के बाद उसी रस्सी के जरिए खिड़की के रास्ते फरार हो गए। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, रहमत ने उसकी तायद में सर हिलाया। उनके पीछे जाना बेकार है, जीले ने कहा। अब तक वो बहुत दूर निकल चुके होंगे, उसे लेकर नीचे चलो। इसकी हालत तो बहुत बुरी है, शायद बच जाए। उसने याकूब की तरफ इशारा किया। याकूब देव का मत था। वो दोनों उसे किसी न किसी तरह नीचे वाले कमरे में लाने में कामयाब हो गए और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। याकूब होश में ना आ सका। वो होश में आए बगैर ही खत्म हो गया। अब क्या होगा? जीले ने अजीब सी निगाहों से रहमत की तरफ देखा। होना क्या है, इसकी लाश को यहीं रहने दो और कल निकल चलो यहाँ से, रहमत ने जवाब दिया। 3 बज रहे हैं, रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। दिन चढ़ने दो, फिर निकलते हैं यहाँ से, जीले ने जवाब दिया।
رات کا باقی حصہ بھی انہوں نے جاگتے ہی گزارا تھا اور پھر جیسے ہی دن کی روشنی طلوع ہوئی وہ دونوں مندر سے نکل آئے۔ انہوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھی جن کے اندر رائفلیں چھپی ہوئی تھی۔ انہیں مندر سے نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے لاری اڈے میں داخل ہو گئے اور پھر دوسری طرف سے سڑک پر نکل آئے۔ وہاں سے انہیں فوراً ہی رکشہ مل گیا اور وہ رکشے پر بیٹھ کر ماجے گجر کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ ماجے گجر کی کوٹھی پر پہنچے تو سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ماجا گجر سو رہا تھا، اسے جگا دیا گیا۔ جیلا اور احمد ماجے گجر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس کے غصے سے بچنے کے لیے انہوں نے راستے ہی میں ایک فردی کہانی گھڑ لی تھی تاکہ انہیں ماجے گجر کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ شارک کا ملنگ والا ڈیرا جل کر راکھ ہو گیا ہے، جیلا اسے بتا رہا تھا۔ رات 1 بجے شارک کی دوست سمینہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ہم اسے مندر لے گئے۔ ہم مندر میں پہنچے ہی تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ شارک اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ آپ کے نسبت روڈ والے ڈیرے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، ہم شارک کو بھی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ ہم سمینہ کو یعقوب کے حوالے کر کے نسبت روڈ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ہمیں غلط اطلاع ملی تھی۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا۔ ہم فوراً واپس دوڑے۔ جب ہم مندر میں پہنچے تو میری اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ سمینہ غائب تھی اور یعقوب بے ہوش پڑا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی، وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ شارک اور اس کے 2 ساتھی وہاں آئے تھے اور وہ سمینہ کو چھڑا کر لے آئے۔ یعقوب نے مزاحمت کی تو انہوں نے اس کی گردن ہی مروڑ دی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اس وقت تک زندہ کیسے رہا۔ شارک کو کیسے پتا چلا کہ سمینہ کو وہاں لے جایا گیا ہے؟ ماجا گجر بولا۔ پتہ نہیں، جیلے نے کندھے اچکا دیے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ شارک کے کسی آدمی نے ہمارا پیچھا کر کے اس ٹھکانے کا پتہ معلوم کیا ہو اور پھر شارک کو اطلاع دے دی ہو، اور شارک نے ہمیں وہاں سے ہٹانے کے لیے کسی آدمی تک اطلاع پہنچا دی ہو کہ وہ آپ کے نسبت روڈ والے ڈیرے پر جا رہا ہے۔ اس طرح موقع پا کر وہ مندر سے سمینہ کو نکال لے گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی اڈا بھی شارک کی نگاہوں سے محفوظ نہیں، ماجے گجر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں تھی۔ اگر تم اجازت دو تو ہم شارک کے 2-3 آدمیوں کو اٹھا لیں، ان میں سے کسی سے تو شارک کا پتہ چل جائے گا، جیلے نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ماجے نے نفی میں ساری لایا۔ اس کے کتنے آدمی ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں مگر کسی نے بھی اس کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ اب میں خود معلوم کروں گا کہ وہ بزدل چوہا کہاں چھپا ہوا ہے۔ ماجا گجر سارا دن اپنی کوٹھی میں رہا۔ شام سے ذرا پہلے وہ کوٹھی سے رخصت ہو کر مختلف جگہوں پر گھومتا ہوا سلطان سرائے آ گیا۔ یہاں وہ اپنے ایجنٹ کی چائے کی دکان کے سامنے بینچ پر بیٹھا ایک اور آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ 2 آدمی سامنے والے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں ایک بے تاجا موٹا داڑھی والا آدمی تھا، اسے ماجا گجر بھی جانتا تھا۔ وہ صوفی کے نام سے مشہور اور سلطان سرائے ہی میں اس کی کباڑیے کی دکان تھی۔ ماجے گجر سے کبھی کبھار اس کی الیک سلیک ہو جاتی، اس وقت بھی اس نے ماجے کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ دوسرا آدمی اس کا مہمان تھا جسے وہ چائے پلانے کے لیے لایا تھا۔ تمہارا ٹرک ٹھیک ہوا یا نہیں؟ صوفی کے مہمان نے پوچھا۔ ورک شاپ میں کھڑا ہے، صوفی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں راجا نے کیا کیا کہ اس کا انجن ہی بیٹھ گیا ہے، اب اس پر اچھی خاصی رقم لگے گی۔ راجا کو ٹرک کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ مہمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، صوفی نے جواب دیا۔ اس دن میرے پاس آیا اور ٹرک پر اسکریپ لدوا کر لے گیا، لیکن دوسرے دن وہ ٹرک پر اسکریپ بھی واپس لے آیا تھا۔ اس وقت تو ٹرک ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن شام کو جب ڈرائیور نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو سٹارٹ نہیں ہوا۔ راجا جیسے آدمی کا اسکریپ سے کیا کام؟ مہمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، صوفی نے کہا۔ اس دن کے بعد راجا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ورنہ اس سے پوچھتا کہ ٹرک کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ ان کی باتوں میں راجا کا نام سن کر ماجا گجر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ راجا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ لنڈے کے علاقے میں گھوم پھر کر ہیروئن فروخت کرتا تھا۔ وہ کسی ایک پارٹی سے وابستہ نہیں تھا، مختلف پارٹیوں سے مال لیتا تھا۔ کئی مرتبہ ماجے سے بھی مال لے چکا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شارک سے مال لیتا تھا یا نہیں، لیکن صوفی اور اس کے مہمان میں ہونے والی گفتگو سے اس کا ذہن کچھ چھلج گیا تھا۔ راجا منشیات فروش تھا، اس کا اسکریپ سے کیا کام؟ اور پھر وہ ٹرک پر اسکریپ لدوا کر لے گیا اور دوسرے دن اسکریپ بھی واپس لے آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اسکریپ سے لدے ہوئے ٹرک کی ضرورت تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسکریپ کی آڑ میں کوئی چیز کہیں لے کر گیا ہو۔ صوفی جب اپنے مہمان کو ساتھ لے کر اٹھ جانے لگا تو ماجے نے اسے روک لیا۔ صوفی یار، میری بات سننا ذرا۔ فرماؤ استاد جی۔ صوفی اس کے قریب آ گیا۔ اس کا مہمان دور ہی کھڑا رہ گیا۔ تم ابھی راجا کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، کیا چکر ہے؟ ماجے نے پوچھا۔ صوفی نے ایک بار پھر ساری بات دہرا دی۔ آخر میں وہ بولا، یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکی کہ وہ اسکریپ لے کر گیا کیوں تھا اور پھر دوسرے دن اسکریپ واپس کیوں لے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے اسکریپ کے پیسے بھی واپس نہیں لیے تھے۔ راجا آج کل کہاں بیٹھ رہا ہے؟ ماجے گجر نے پوچھا۔ عام طور پر لنڈے میں بابو ہوٹل کے آس پاس پھرتا رہتا ہے، لیکن اس دن کے بعد سے نظر نہیں آیا، صوفی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، یہی معلوم کرنا تھا، ماجے نے کہا۔ صوفی اسے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ ماجا گجر کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر لنڈا بازار کی طرف آ گیا۔
उस वक्त शाम हो रही थी, बत्तियां जल चुकी थी। माजा गुजर टहलता हुआ बाबू होटल में आ गया। उसने अंदर झांक कर देखा, राजा नजर नहीं आया। होटल से जरा आगे वो पान सिगरेट के एक खोखे पर रुक गया। राजा कहाँ है? उसने पान वाले से पूछा। कई दिन से यहाँ नजर नहीं आया, पान वाले ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो माजे को पहचान गया था। सुना है आजकल गामे के साथ उसकी बड़ी गाड़ी छिन रही है। गामे के नाम पर माजा गुजर चौंक गया। गामा? शारक का खास आदमी था। राजा से गामे के ताल्लुक का मतलब ये था कि वो शारक तक पहुंच गया है। अब उसे यकीन हो गया कि स्क्रैप का ट्रक किसी ड्रामे ही में इस्तेमाल किया गया था। उसका घर कहाँ है? रात को कहाँ रहता है? माजे ने पूछा। घर का पता तो नहीं, वैसे वो आजकल गामे के साथ ही रह रहा है, पान वाले ने कहा। माजा गुजर ज्यादा देर वहां नहीं रुका। वो टहलता हुआ दोबारा सुल्तान सराय आ गया। उसकी गाड़ी यहीं खड़ी थी और वो गाड़ी में बैठकर मदंग की तरफ रवाना हो गया। उसने मदंग में शारक के डेरे के आसपास की गलियों का चक्कर लगाया। उसका डेरा जलकर राख हो चुका था। उससे मुलीक वो वर्कशॉप भी तबाह हो गए थे। उसने साथ वाली गली में परचून की एक दुकान के सामने गाड़ी रोक ली और उतरकर दुकान में आ गया। दुकान के बाहर डीप फ्रीजर भी रखा हुआ था और डीप फ्रीजर देखकर ही उसने कार रोकी थी। उसने 7 अप की एक बोतल ले ली और दुकानदार की तरफ देखते हुए बोला, तवीले को आग कैसे लगी थी? आग नहीं लगी थी, लगाई गई थी, दुकान वाले ने जवाब दिया। पहले आपस में फायरिंग हुई, फिर मुखालिफ पार्टी ने आग लगा दी। एक लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ, यह तवीला मुनशियात का बहुत बड़ा अड्डा था। मुखालिफ पार्टी से आए दिन उसका झगड़ा रहता था। फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ व इराज फैल जाता था। अब तक यहाँ कई लोग मारे जा चुके हैं, अब जरा सा सुकून होगा। लेकिन उसके साथ ही आग से और लोगों का भी नुकसान हुआ है, उसका अफसोस है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? माजी ने पूछा। कोई इंसान तो नहीं, अलबत्ता 3 घोड़े जलकर खत्म हो गए, दुकानदार ने जवाब दिया। घोड़ों की तो खैर है, बंदे तो बच गए, माजी ने कहा और 7 अप की बोतल खाली करके जेब से 5 के एक नोट भी निकाल कर दुकानदार के सामने रख दिया। कोई पकड़ा नहीं गया? माजे गुजर ने फिर पूछा। ऐसे लोग पकड़े तो नहीं जाते, दुकानदार ने कहा। कई सालों से यहाँ मुनशियात का अड्डा चल रहा है। इलाके के लोग उसके खिलाफ हुकाम को दरख्वास्तें देते रहते हैं। पुलिस भी सब कुछ जानती है, मगर पुलिस को बत्ता मिलता है, इसलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से दबाव पड़ता है तो पुलिस के मुखबर पहले मुनशियात फरोशों को इतला कर देते हैं, फिर छापे मारते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सब लोग छापा पड़ने से पहले ही भाग जाते हैं। चलो अब तो ये अड्डा खत्म हो गया ना, माजे गुज्जर ने कहा। अब तो इलाके के लोग सुकून का सांस ले गए। 2-4 दिन की बात है, दुकानदार ने कहा। यहीं फिर धंधा शुरू हो जाएगा, कौन रोक सकता है इन लोगों का? हाँ ये बात तो है, कौन रोक सकता है इनको? माजे गुज्जर ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, यहाँ एक गामा कोचवान भी हुआ करता है, उसे जानते हो? वो आजकल कहाँ है? कल रात वो भी यहीं था, भाग गया, दुकानदार ने कहा। वैसे वो तांगा चलाना छोड़ चुका है, अब तो वो भी यही धंधा करता है। ये अड्डा वही चला रहा था। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये अड्डा शारक का था, माजे ने कहा। है तो शारक का ही, मगर उसे चला गामा ही रहा था, अब पता नहीं भाग कर कहाँ गया होगा। माजा गुजर कुछ देर मजीद इधर उधर की बातें करता रहा। उसे गामा ये शारक के बारे में कोई बात मालूम नहीं हो सकी। वो कार में बैठकर वहां से रुखसत हो गया। इस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। उसने कार एक गली में मोड़ी के चौंक गया। गामा एक पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ आ रहा था। वो सड़क के दूसरे किनारे पर थे, इसलिए गामा उसे नहीं देख सका था। माजा गुजर ने कुछ आगे जाकर कार रोक ली, पिछली सीट पर पड़ी हुई चादर उठाई और गाड़ी के दरवाजे बंद करके गामे के पीछे चल पड़ा। उसने चादर इस तरह ओढ़ ली थी कि अगर गामा मुड़कर भी देख ले तो उसकी शक्ल ना देख सके। वो कुछ फासला देकर उन दोनों के पीछे चलता रहा। उसे समझने में देर ना लगी कि वो थाने की तरफ जा रहा था। माजा गुजर का ख्याल दुरुस्त निकला। गामा हेड कांस्टेबल के साथ थाने ही में दाखिल हुआ था। माजा थाने के गेट से तकरीबन 50 गज दूर तारीकी में खड़ा रहा। गामा तकरीबन आधे घंटे बाद थाने से निकला। इस मर्तबा वो अकेला ही था। उसने गेट से बाहर आकर इधर उधर देखा, फिर उसी तरफ आने लगा जहां माजा गुज्जर खड़ा था। माजा गुज्जर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। गामा उसके करीब से निकल गया। वो जैसे ही चंद कदम आगे निकला, माजा भी उठकर खड़ा हो गया और कुछ फासला देकर उसके पीछे चलने लगा। गामे ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। 2-3 गलियां घूमने के बाद गामा उस सड़क पर निकल आया जिसके एक तरफ सड़क के साथ साथ बहुत बड़ा छप्पड़ था। आसपास के इलाकों का गंदा पानी इसी जोड़ में आकर गिरता था। आबादी के बस में इतना बड़ा छप्पड़ महकमा सेहत और बल्दिया की बेबसी की मुंह बोलती तस्वीर था। ये छप्पड़ कई साल से था बच्चों की अफजाइश की बेहतरीन जगह। गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां भी जन्म लेती रही थी, लेकिन मुतलका हुकाम ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। गामा सड़क के दाईं तरफ मकानों के साथ साथ चलता रहा। उस सड़क पर तकरीबन सन्नाटा था। माजा गुजर भी तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगा और कुछ ही देर बाद वो गामे के एक करीब पहुंच गया। कदमों की आहट पाकर गामे ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे देर हो चुकी थी। माजा गुजर जेब से पिस्तौल निकाल चुका था। खामोशी से सीधे चलते रहो,
माजे गुज्जर के मुंह से हुर्राहट निकली, अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। ओह, गामे के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो चलते चलते रुक गया था। देखो, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने जो कुछ करना था कर लिया। कल रात तुमने या तुम्हारे आदमियों ने जो कुछ भी किया है वही कमीनगी की इंतहा है, और बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं खत्म कर दो, वरना। वरना क्या? माजा गुज्जर गुर्राया। वरना क्या कर लोगे तुम लोग? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? हमने तुम्हारे खिलाफ अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। शारिक ने अपने तमाम आदमियों को बड़ी मुश्किल से खींच कर रखा हुआ है, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त की भी इंतहा होती है। अब कोई भी शारिक के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सब बिखरे हुए हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गामे ने कहा। फिलहाल तो तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो, माजे गुज्जर ने कहा। इस वक्त तो तुम मेरे सामने खड़े हुए हो और मेरे हाथ में पिस्तौल है। बेहतर है खामोशी से मेरे साथ चलो। अगर तुम चाहो तो मुझसे ताउन करके शारिक के अड्डे के मालिक बन सकते हो, और इनकार या जिद की सूरत में तुम्हारे हिस्से में भी सिर्फ मौत आ सकती है। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, गामे ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा। गामे ने जुमला मुकम्मल करते उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मार दिया। माजे ने अगरचे गामे को पिस्तौल की जद में ले रखा था, लेकिन गामे से उसे इस इक़दाम की तवक्को नहीं थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर तारीकी में कहीं दूर जा गिरा। इससे पहले कि माजा सूरत को समझ सकता, गामे ने आगे झुकते उसके सीने पर सर से टक्कर दे मारी। माजा गुजर करा उठा। वो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। जिस्म पर ओढ़ी हुई चादर उसके लिए मसला बन गई थी। जब तक वो चादर से निजात हासिल करता, उस वक्त तक गामा उसे 3-4 घून से रसीद कर चुका था। चादर से निजात मिलते ही माजा गुज्जर बिफरे हुए सांड की तरह गामे पर हमला आवर हुआ। गामा अगरचे इस हमले के लिए तैयार था, मगर वो अपना दिफा करने में कामयाब नहीं हो सका। माजे ने उस पर गुंसों की बारिश कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ पुष्ट के बल गिर गया। बाजे ने उस पर छलांग लगा दी। बाजे को अपने ऊपर आता देखकर गामा बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। माजा मुंह के बल नीचे गिरा। अगर वो दोनों हाथ जमीन पर ना टिका लेता तो उसका मुंह जमीन पर लगता और एक हाथ दांत जरूर टूट जाता। उसने उठने की कोशिश की, मगर गामे ने उसे मौका नहीं दिया और उसे पे दर पे ठोकरें मारने लगा। माजा गुजर उसकी ठोकरें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर उसका दाव चल गया। उसने गामे का पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। गामा चकरा कर गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए। कभी गामा नीचे आ जाता और कभी माजा गुजर। ताकत में वो दोनों एक दूसरे के बराबर थे और एक दूसरे को रगीते हुए सड़क पर आ गए और फिर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सड़क के किनारे का कुछ हिस्सा कच्चा और ढलवान था। उस ढलवान के साथ ही छप्पड़ का गंदा पानी था। वो ढलवान पर लुढ़कते हुए छप्पड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए और ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दी।